21 दिन में पैसा डबल, ये स्कीम सुनकर भले ही कोई इंडियन हंसने लग जाए, लेकिन 1920 के दशक में ये स्कीम अमेरिकन के लिए गले की हड्डी बन गया था। इस स्कीम ने न सिर्फ लोगों को चूना लगाया, बल्कि इसने अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस तगड़े स्कीम के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का दिमाग था, जिसका नाम था चार्ल्स पोंजी, जो दुनिया के सारे ठगों का गुरु था, जिसने पूरे 2100 करोड़ रुपए लूटे और जब मरा तो उसे पूछने वाला तक कोई नहीं था। लेकिन मरने से पहले चार्ल्स पोंजी ने अमेरिका को ऐसा चूना लगाया जिसे आज भी पोंजी स्कीम के नाम से याद किया जाता है। तो इस वीडियो में कहानी दुनिया के उस मशहूर ठग की, जिसकी दी हुई स्कीम आज 100 साल बाद भी जिंदा है। न्यूज़पेपर्स में, फिल्मों में या कहीं ना कहीं आपने भी पोंजी स्कीम के बारे में सुना जरूर होगा। आज भले ही चार्ल्स पोंजी हम सबके बीच नहीं है, लेकिन आज भी उसके फॉलोअर्स उसकी पोंजी स्कीम को जिंदा रखे हुए हैं। भारत के इतिहास में हुए 2 महत्वपूर्ण घोटाले, शारदा स्कैम और सहारा स्कैम भी इसी पोंजी स्कीम से ही प्रेरित थे। तो आखिर ये पोंजी स्कीम है क्या? पोंजी स्कीम यानी कि एक व्यक्ति से पैसा उधार लेकर दूसरे को चुकाना। पोंजी स्कीम एक घोटाला है जहां इन्वेस्टर्स को अधिक ब्याज का लालच दिया जाता है। शुरुआत में अधिक इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए स्कैमर्स अधिक ब्याज देते भी हैं। पोंजी स्कीम पूर्ण रूप से नए इन्वेस्टर्स पर निर्भर होता है, क्योंकि उन्हीं से पैसे लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को चुकाया जाता है। लेकिन जब इस स्कीम में नए इन्वेस्टर्स आने बंद हो जाते हैं तो स्कैमर्स पुराने इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं चुका पाते और उनका भांडाफोड़ हो जाता है। साल 1920 में चार्ल्स पोंजी नामक इस ठग ने अपनी इसी पॉलिसी के तहत अमेरिका को पूरे 2100 करोड़ का चूना लगाया और बन गया दुनिया के तमाम ठगों का सरदार, जिसकी पॉलिसी आज भी अनेकों स्कैमर फॉलो करते हैं। तो आखिर कौन था चार्ल्स पोंजी और क्या थे उसके कारनामे? साल 1982 में इटली में जन्मे चार्ल्स पोंजी को फादर ऑफ पोंजी स्कीम कहा जाता है। पोंजी स्कीम स्कैम की दुनिया में एक स्टार्टअप स्कैम था। ये स्कैम करने का एक इनोवेटिव आइडिया था जो इतना लोकप्रिय हुआ कि आज तक ठग उसे कॉपी कर रहे हैं और किसी ना किसी बदलाव के साथ फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे पहली बार पोंजी स्कीम को दिया गया था अंजाम। इस कहानी की शुरुआत इटली से हुई, जब चार्ल्स पोंजी के सपने उड़ान भरने लगे। लेकिन एक गरीब परिवार से होने के कारण चार्ल्स पोंजी जानता था कि बिना पैसों के वो कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकता। इसलिए एक दिन उसने अमेरिका जाने का प्लान बनाया और आखिर वो साल 1903 आ ही गया जब अमेरिका की धरती पर चार्ल्स पोंजी उतरा, जहां वो ऐश और अय्याशी करने आया था। लेकिन उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी और वो पैसे कमाने के लिए मेहनत के तरीके नहीं जानता था। इसलिए चार्ल्स पोंजी ने अमेरिका में जुआ खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में चार्ल्स पोंजी ने खूब पैसे कमाए। इस दौरान वो जितने पैसे कमाता खुले हाथों से लुटाता। अब चार्ल्स पोंजी को पैसा खर्च करने की लत लग चुकी थी। उसे बार और रेस्टोरेंट्स में और लड़कियों के ऊपर पैसा खर्चा करना अच्छा लगता था। चार्ल्स पोंजी के यही खर्चे उसे कंगाली की ओर ले आए। चार्ल्स पोंजी के जुए की लत और पार्टी की आदत ने उसके पैसे बर्बाद कर दिए। चार्ल्स पोंजी अब फिर उसी मुकाम पर खड़ा था, लेकिन अब उसने अमेरिका में रहते हुए इंग्लिश सीख ली थी और उसने अमेरिका के कई जगहों पर नौकरियां भी की। लेकिन एक ठग कितना भी सुधर जाए, वो ठग ही रहता है। नौकरी करते हुए भी चार्ल्स पोंजी अपनी आदतों से बाज नहीं आया और वहां भी काम करते हुए फ्रॉड करने लगा, जिसके बाद उसे वहां नौकरी से निकाल दिया गया। जब अमेरिका में कहीं भी उसका जुगाड़ नहीं बना तो चार्ल्स पोंजी 1907 में कनाडा चला गया और यहीं मिला उसे पोंजी स्कीम का आइडिया। कनाडा में रहते हुए चार्ल्स पोंजी बैंको जोरासी नाम के एक बैंक में काम करने लगा। चार्ल्स पोंजी को इंग्लिश, इटालियन और फ्रेंच समेत कई अन्य भाषाएं भी आती थीं और इन्हीं के दम पर वो नौकरियां आसानी से पा लेता था। चार्ल्स पोंजी को बैंको जोरासी नामक कनाडा के इस बैंक से पोंजी स्कीम का आइडिया मिला। बैंको जोरासी उन दिनों इन्वेस्टर्स को 6% इंटरेस्ट देता था, जबकि उस दौरान अन्य बैंक में सिर्फ 2 से 3% इंटरेस्ट मिल रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर ये बैंक ज्यादा इंटरेस्ट कैसे दे पा रहा था?
दरअसल बैंको जरासी सिर्फ इन्वेस्टर्स से पैसे लिए जा रहा था, जिसे पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न की तरह दे रहा था और चार्ल्स पोंजी ये सब देख रहा था। लेकिन बहुत ही जल्द बैंको जरासी की पोल खुल गई और बैंक का मालिक लुइस जरासी लोगों के पैसे लेकर मैक्सिको भाग गया, जिसके बाद चार्ल्स पोंजी को भी इस फ्रॉड का आइडिया आया और उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया। अपने इसी आइडिया के तहत चार्ल्स पोंजी ने कई फर्जीवाड़ों की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे जेल की हवा खानी पड़ी। अंत में थककर चार्ल्स पोंजी एक माइनिंग कंपनी में नर्सिंग की जॉब करने लगा, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी और इसके बाद उसने इंटरनेशनल ट्रेड मैगजीन का बिजनेस करने को सोचा। इसमें भी चार्ल्स पोंजी को फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन स्पेन की एक कंपनी का ऐसा लेटर मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उस पर लिखा था इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन यानी IRC, और यहीं से चार्ल्स पोंजी के अच्छे दिन शुरू हो गए। जिसके बाद चार्ल्स पोंजी ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया और यहीं से नींव पड़ी पोंजी स्कीम की। चार्ल्स पोंजी ने इन्हीं इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स के माध्यम से ऐसा स्कैम किया कि उसे आज भी पूरे अमेरिका में याद किया जाता है। तो आखिर क्या है ये इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन? उस जमाने में दो देशों के बीच लेटर से बात करने के लिए इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन यानी कि IRC का प्रयोग किया जाता था। कंपनियां अपने लेटर के साथ IRC भेजती थी ताकि उस कूपन का इस्तेमाल करके बिना पैसे खर्च किए सामने वाली पार्टी रिप्लाई कर सके। इटली में इस कूपन की कीमत कम थी और अमेरिका में ज्यादा। यहीं से चार्ल्स पोंजी ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। चार्ल्स पोंजी इस कूपन को इटली से खरीदकर अमेरिका में बेचना चाहता था और तगड़ी कमाई करना चाहता था। इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तमाम बैंकों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और उसने सोचा कि इसके लिए लोगों से पैसे जुटाए जाएं। तभी चार्ल्स पोंजी को कनाडा के बैंको जरासी वाली स्कीम याद आ गई। उसने उसी तरीके से पैसे जुटाने शुरू कर दिए। चार्ल्स पोंजी ने 45 दिनों में 50% और 90 दिनों में 100% का वादा किया। इसके लिए चार्ल्स पोंजी ने एक सिक्योरिटीज एक्सचेंज नाम की कंपनी की शुरुआत की। इस प्रकार महज 3 महीने में पैसे दोगुने होने की खबर सुनकर बहुत सारे लोगों ने चार्ल्स पोंजी की स्कीम में इन्वेस्ट किया और महज 6 महीने में उसके पास $2.5 मिलियन जमा हो गए। इस स्कीम के बाद चार्ल्स पोंजी की चांदी हो गई। उसने इंग्लैंड और न्यू जर्सी में भी अपने ब्रांच खोल लिए। चार्ल्स पोंजी ने सबको यह बताया कि वो IRC खरीदने और बेचने का काम करता है, लेकिन असल में उसने ऐसा कभी किया ही नहीं। लोगों को लगता रहा कि IRC को बेचकर चार्ल्स मुनाफे कमाकर लोगों को दे रहा है, लेकिन चार्ल्स पोंजी तो बैंको जरासी वाले स्कीम पर काम कर रहा था। वह नए इन्वेस्टर्स के पैसे पुराने निवेशकों को दे रहा था। यानी देखा जाए तो यहाँ असल में कोई बिजनेस मॉडल था ही नहीं, सिर्फ एक स्टार्टअप स्कैम था। लोग भी तगड़े रिटर्न के चक्कर में अपने रिटर्न को री इन्वेस्ट करने लगे। यही नहीं, बॉस्टन की पुलिस और सरकारी अधिकारियों में से करीब 70% लोगों ने भी चार्ल्स पोंजी की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। उस दौरान कुछ लोगों को शक तो होते थे, लेकिन जो भी आवाज उठाया वो चुप करा दिया जाता था। तब तक चार्ल्स पोंजी काफी ताकतवर हो चुका था। महंगा घर, महंगी गाड़ी जैसे लग्जरी शौक चार्ल्स पोंजी की पहचान बन गए थे, लेकिन उसकी ये अय्याशी ज्यादा दिनों की और चार्ल्स की कंपनी की छानबीन के बाद उसका भांडाफोड़ हो गया। जितना पैसा चार्ल्स पोंजी ने कमाया था उस हिसाब से सर्कुलेशन में करीब 160 मिलियन IRC होनी चाहिए, जबकि करीब 27,000 मिलियन IRC ही सर्कुलेशन में थी। US पोस्टल से भी कंफर्म हुआ कि किसी ने IRC बल्क में नहीं खरीदी। तब लोगों को पता चला कि असल में चार्ल्स पोंजी IRC का बिजनेस कर ही नहीं रहा था और फिर सभी इन्वेस्टर्स अपने पैसे मांगने लगे। चार्ल्स पोंजी का पैसा अमेरिका के अलग अलग बैंकों में जमा था। जब तमाम लोग अपने अपने पैसे मांगने लगे तो अचानक से बैंक पर काफी बोझ पड़ गया और नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम बुरी तरह से ठप हो गया। कई बैंक तो धराशायी हो गए और पोंजी की संपत्ति बेचकर जब रिकवरी की गई तो सिर्फ 30% पैसा ही रिकवर हुआ। लोगों के पैसे 2 गुने 3 गुने तो छोड़िए, उनके पैसे उल्टा घटकर 1/3 रह गए। इस घटना के बाद इस फ्रॉड को पोंजी स्कीम के नाम से जाना गया। अमेरिका को पूरे 2100 करोड़ का चूना लगाने और जेल से बाहर आने के बाद चार्ल्स पोंजी की पत्नी समेत उसके सभी करीबियों ने उसको छोड़ दिया, जिसके बाद अनेकों गंभीर बीमारियों से जूझने के बाद 18 जनवरी 1949 को चैरिटी हॉस्पिटल में चार्ल्स पोंजी की मौत हो गई। तो क्या आप चार्ल्स पोंजी और उसके इस पोंजी स्कीम के बारे में पहले से जानते थे?
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।